everyone, energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine and enjoyed your Eid. So, welcome back in our English lectures. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किया था. ठीक है, तो हमने ईद बहुत इंजॉय कर लिया. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडी. अब अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू करने का टाइम है. तो नाउन के टाइप्स पढ़ने के बाद अब हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, नाउन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ नाउन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज ये लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस की कितनी टाइप्स है और कौन सी टाइप कहाँ पर यूज़ की जाती है, वो आज के हमारे लेक्चर के अंदर ये डिस्कटिंग पॉइंट है. ठीक है, सो डिस्कसिंग पॉइंट डिस्कस कर लिए हम लोगों ने. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउन किसे कहा जाता है. सो सबसे पहले हमने प्रोनाउन, वैसे तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में क्लियर किया है, बट फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें प्रोनाउन का भी पहले आइडिया हो जाए कि प्रोनाउन किसे कहा जाता है. सो प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. मतलब नाउन की जगह पर, नाउन के अलावा जो हम वर्ड्स यूज कर लें, किसी भी नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउंस कहेंगे. ठीक है, सो प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउंस हमारे पास ऐसे लफ्ज होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. अब ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके इस्तेमाल की वजह क्या है. पहली वजह तो ये है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम जब कोई ऐसे लिख रहे होते हैं या कोई पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम नाउन को अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं कर सकते. तो नाउन की अगेन एंड अगेन रिपीटेशन रोकने के लिए हमने प्रोनाउंस इस्तेमाल करने होते हैं वहाँ पर. सो वाई वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन. नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं. तो यह था हमारे पास प्रोनाउन का इंट्रो. अब जो है हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो इंटरेस्टेड भी है और थोड़ी सी आपस में इंटरमिक्स्ड भी है. तो हमें इससे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा ताकि हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए. ठीक है, तो हमने नाउन प्रोनाउन की जो इंट्रो है प्रोनाउन का वो पढ़ लिया है. अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर आते हैं. जो सबसे पहली टाइप है प्रोनाउन की, जो काइंड्स है प्रोनाउन के, सबसे पहली काइंड है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है, अब हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है. हमारे पास जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, प्रोनाउंस दैट यूज्ड एज सब्जेक्ट. देखिए हमारे पास इसका नाम यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही क्लियर कर रहा है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहा जाएगा. तो हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करते हैं, या आप सिंपली यूँ बोल सकते हैं जो हमारे पास सेंटेंस में सबसे पहले इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं. अब वो कौन कौन से होते हैं, देखिए सेंटेंस में आप सबसे पहले कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, एज लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. ठीक है, तो ये हमारे पास 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं कौन से हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे पास कहाँ यूज होता है, सेंटेंस में सबसे पहले. सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है और सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. और बेसिकली हमारे पास 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे. आई होप कि इनके यूज आपको क्लियर होंगे कि ही हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, शी एंड इट, आई, वी, यू, दे किन किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो ये थे हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इसके बाद जो सेकेंड वन है हमारे पास वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है, एक हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब जैसे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का नाम ही आपको बता रहा था कि ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट. इसी तरीके से हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो कौन से प्रोनाउंस होंगे, या ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे. तो हम कह सकते हैं प्रोनाउन दैट यूज्ड एज ऑब्जेक्ट.
तो ऐसे प्रोनाउन जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हर जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। सही, ये जब हमने नरेशन डिस्कस किया था उसके अंदर भी हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को डिस्कस किया था। तो चलें हर किसी के हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लिख लेते हैं। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास होता है हिम। एज अगर हम शी की बात करें हर, इट की बात करें सो इट, आई की बात करें सो मी, वी की बात करें सो अस, यू की बात करते तो हो जाता है यू, एंड दे का हो जाता है देम। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस किसे कहा जाता है? जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एट द स्टार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, द बिगनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में जो प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं, और किसी भी सेंटेंस के एंड में एज एन ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो अब तक हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को डिस्कस किया है। अब हमारे पास जो थर्ड वन है वो हमारे पास कौन से प्रोनाउन है? डेट इज पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, इसका जो वर्ड है यही हमें ये इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देगा। देखिए हमारे पास क्या नाम है इसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, सो हमारे पास पजेसिव प्रोनाउंस किसे कहा जाएगा? पजेसिव प्रोनाउंस हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं जो ऑनरशिप जाहिर कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की पोजेशन जाहिर कर रहे होते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? द वर्ड्स और द प्रोनाउंस डेट शो पोजेशन ऑफ एनीथिंग और ऑफ एनी नाउन डेट शो पोजेशन। ठीक है, अब पोजेशन मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ का ताल्लुक किस चीज़ से है। ठीक है, मतलब बिलोंग्स टू, मतलब ये इट्स मी, इट्स माइन, इट्स योर्स, इट्स हर्स, इस तरीके से जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे पास पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो हमारे पास पोजेशन शो कर रहे होते हैं। अब जिस तरीके से हमारे पास हर सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है, इसी तरीके से हर प्रोनाउन का पजेसिव केस जो है वो अलग होता है, पजेसिव प्रोनाउन अलग होता है। अब वो कौन कौन सा होता है? एज लाइक हमारे पास जो ही है उसका हो जाता है हिज, शी के लिए हो जाता है हर्स, इट के लिए इट्स, आई के लिए हो जाता है माइन, वी के लिए हो जाता है अर्स, यू के लिए हो जाता है योर्स, और दे के लिए हो जाता है देयर्स। तो ये हमारे पास एज अ पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। इन सब के बारे में एक और इंटरेस्टेड चीज़ आपको पता होना चाहिए, तीनों के तीनों सब टाइप्स हैं। बेसिकली ये तीनों के तीनों एक ही प्रोनाउन के अंदर इंक्लूड होते हैं, और वो हमारे पास प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। इससे स्टार्टिंग में इसलिए बता दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 सब टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स के अंदर आता है? हमारे पास ये पर्सनल प्रोनाउंस की टाइप के अंदर आता है। अब पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द 3 पर्सन्स, विच आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स। ऐसे पर्सन जो ऐसे प्रोनाउन जो हमारे पास 3 पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। नाउ यू हैव टू बी कंफ्यूज, मतलब अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मतलब क्या, 3 पर्सन्स मतलब क्या। आपको पता है जो प्रोनाउंस है हमारे पास वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास वही प्रोनाउंस होते हैं जो इन 3 प्रोनाउंस की बात कर रहे होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो की जाती है, बहुत सारे टेस्ट के अंदर भी ये सवाल आते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे पास फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा कहलाता है, सेकंड प्रोनाउन कौन सा होता है, एंड थर्ड प्रोनाउन किसे कहा जाता है। तो चलें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोनाउन को। चलें, हमारे पास जो पहला प्रोनाउन है यानी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, the first which denotes the person speaking,
अब जो फर्स्ट पर्सन है वो किसको जाहिर कर रहा होता है, उस पर्सन को, जो पर्सन क्या कर रहा होता है, स्पीकिंग यानी बोल रहा होता है खुद के बारे में। जब हम बात करते हैं तो हम उसे कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, फर्स्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट प्रोनाउन है ये किससे कहा जाता है, इट डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग, मतलब ये उस पर्सन को डिनोट करता है जो पर्सन बोल रहा होता है। एज लाइक हमारे पास इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, आई एंड वी। ठीक है, ओनली दीज टू प्रोनाउंस आर दी फर्स्ट प्रोनाउंस। तो हमारे पास जो आई और वी है सिर्फ उसे फर्स्ट प्रोनाउन कहा जाता है। और एक्चुअली में फर्स्ट प्रोनाउन किसे कहा जाता है, द पर्सन विच डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग, मतलब द फर्स्ट प्रोनाउन क्या करता है, उस पर्सन को डिनोट कर रहा होता है जो स्पीकिंग कर रहा होता है, खुद बोल रहा होता है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। उसके बाद जो सेकंड वन है वो हमारे पास है सेकंड पर्सन। ठीक है, चलो देखते हैं कि सेकंड किसको जाहिर करता है, द सेकंड which denotes the person spoken to, which denotes the person spoken to। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यानी फर्स्ट पर्सन यानी मैं या हम जो बोल रहे हैं वो हम किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे फ्रंट में कौन है जिससे हमारी डिस्कशन चल रही है, तो वो हमारे पास सेकंड पर्सन कहलाएगा। ठीक, फर्स्ट पर्सन हम खुद होते हैं यानी जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन वो जिससे बोला जा रहा होता है। सही, तो हमारे पास सेकंड प्रोनाउन ओनली एक ही प्रोनाउन है जिसे हम कहते हैं यू। इसके केसेस की बात अलग है, लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर है वो जस्ट क्या है, हमारे पास यू है। तो फर्स्ट पर्सन डिनोट करता है द पर्सन हु स्पीकिंग, यानी वो पर्सन जो बोल रहा होता है, और सेकंड डिनोट करता है यानी जिससे बात की जा रही होती है, विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बात की जा रही होती है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड पर्सन। ठीक है, द थर्ड यानी जो तीसरा जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं वो कौन सा होता है, वो कौन होता है, विच डिनोट्स द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों बैठे हुए हैं और वो किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं जिसकी बात की जा रही होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते, थर्ड प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन वो जो खुद बोल रहा होता है, सेकंड प्रोनाउन वो जिससे बात की जा रही होती है, और थर्ड पर्सन वो जिसके मुतल्लिक बात की जा रही होती है, वो उस जगह पर एब्सेंस होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास थर्ड पर्सन कहलाता है। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं, ही, शी, इट। ठीक है, और इसके अलावा आ जाता है दे। इट मे समटाइम्स, इट मे एब्सेंट समटाइम्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास इट जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर ही आता है। तो बात समझ में आ गई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर हमारे पास कौन से प्रोनाउन आते हैं, टू, आई एंड वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंदर हमारे पास जो प्रोनाउन आता है वो है यू। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर 4 प्रोनाउंस इंक्लूड होते हैं जो कि है ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, सो 4, 5, 6 एंड 7, इस तरीके से हमारे 7 प्रोनाउंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो पहले 2 प्रोनाउन यानी आई एंड वी हैं वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, वो जो स्पीकिंग कर रहा होता है। सेकंड प्रोनाउन हमारे पास कौन सा है, ओनली यू। यू मतलब सेकंड प्रोनाउन का मतलब है जिससे बात की जा रही होती है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर हमारे पास आते हैं ही, शी, इट, दे, यानी जिसके बारे में बात की जा रही होती है हमारे पास थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अब ये तीनों पर्सन यानी ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास किसके अंदर आते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों के तीनों मिलके हमारे पास किसके अंदर आते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर। और ये पर्सनल प्रोनाउंस के आगे 3 सब टाइप्स है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पजेसिव जो पोजेशन शो करते हैं, जो मलकियत जाहिर करते हैं, वो हमारे पास पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हम इनका छोटा सा एक चार्ट बना देते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और कौन से जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस है। या हम यूँ करते हैं कि हम सारे टाइप्स पढ़ने के बाद इन्हीं बेसिक की आगे जो है वो टाइप्स पढ़ते रहेंगे ताकि हमारी कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। सही है,
तो ये थे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस जो 3 पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अब इसके बाद जो अगले टाइप हमने पढ़नी है वो हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थोड़े से इंटरेस्टेड भी हैं और मुझे जो है वो बहुत पसंद भी हैं। तो चले अब हम जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर कभी रिफ्लेक्स वर्ड सुना हो तो आपको इसकी मीनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता होगा। अब हमारे पास जो अगले प्रोनाउंस है वो कौन से प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जी, फिजिक्स के अंदर जब आप रिफ्लेक्सिव पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, यानी जो चीज़ मतलब रिफ्लेक्ट होती है, यानी कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ से टकरा कर जो है वो वापस आती है तो उससे आप रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। कब हम इससे इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब इस्तेमाल किए जाते हैं, व्हेन द एक्शन, जब हमारे पास कोई भी एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मतलब एक्शन मतलब यहाँ पे वर्ब की बात की जा रही है। ठीक है, सो व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, expressed by the verb reflects back upon the subject and not to any other person or thing। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो वो जो है ना दोबारा सब्जेक्ट के ऊपर आके ही रिफ्लेक्ट हो रहा हो, किसी और पर्सन की बात उसमें ना की जा रही हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। सिंपली भी हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास तब इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन, सब्जेक्ट एंड object is the same person। अगर आपको इस तरीके से बात क्लियर नहीं आई तो एग्जाम्पल्स पर गौर करें, बिकॉज ग्रामर इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किससे कहा जाता है, जब कोई भी एक्शन रिफ्लेक्ट बैक होकर सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, या हम यूँ बोलेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करने वाला एक ही पर्सन हो, तो उसे उस जगह पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है आई हिट, मतलब मैंने किस चीज़ को हिट किया है। ठीक है, अब जिसने हिट किया है वो कौन है, फर्स्ट पर्सन यानी मैं हूँ, आई हिट। अब एंड में जो हमारे पास है वो है माई सेल्फ, आई हिट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद हिट किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो माई सेल्फ है ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहलाएगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आया है। ठीक है, यानी आए जो था हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यही रिफ्लेक्ट यानी माई सेल्फ, यानी ये डायरेक्ट किसको शो कर रहा है, हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट को शो कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने सबके ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस अलग पढ़े, इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, अब जब हम एंड में चार्ट बनाएंगे तो इन सबके जो है वो जी जो बेसिक प्रोनाउंस है उन्हीं के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। वैसे इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, एज लाइक हर सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, माई सेल्फ, ourselves, yourselves, and themselves। ये जो प्रोनाउंस है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। एक बात याद रखिएगा, देखिए जो हमारे पास ही, ठीक है, सॉरी शी, ही, इट एंड आई, ये हमारे पास क्या है,
सिंगुलर प्रोनाउंस है, यानी सिंगल पर्सन को डिनोट करने वाले प्रोनाउन है, तो इसलिए इसके आगे हमने एफ लगाया है, सेल्फ। ठीक है, ये तो जब प्रोनाउंस के रूल हम पढ़ते हैं अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर, तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो बेसिक है उसके साथ एफ लगता है, मतलब सिंगुलर के साथ। फिर आगे हमारे पास जो प्रोनाउंस है एज लाइक वी, उसका आवर सेल्स, यू योर सेल्स, दे देम सेल्स, ये हमारे पास सिंगल पर्सन को डिनोट नहीं करते, प्लूरल प्रोनाउंस है। ठीक है, तो ये इसलिए हमने इसके आगे सेल्स लगाया है। तो इस तरह के टेस्ट में वो बहुत सारे मतलब देते हैं एरर डिटेक्शन के अंदर, देम सेल्फ लगाकर, आवर सेल्फ लगाकर। तो याद रखिएगा जो हमारे पास प्लूरल के अंदर प्रोनाउंस अगर आ गए हमारे पास, प्लूरल नाउन्स की जगह पर जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, ख्याल करेंगे आपके उसके आगे आप सेल्फ लगाएंगे, सेल्फ नहीं लगाएंगे। और अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसके आगे आपने सेल्फ लगाना है, सेल्व्स नहीं लगाना। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। एक और जो जब हम सिखा रहे होते हैं बच्चों को, तो हम सिंपली बच्चों को कह रहे होते हैं कि जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसकी पहचान ये है कि ये सेल्फ है और इसके आखिर में सेल्फ आता है। ठीक है, ये एक हद तक ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सबके आखिर में या तो सेल्फ आता है या तो सेल्फ आता है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इससे मिलता जुलता एक और प्रोनाउन है जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, अब वो प्रोनाउंस हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, जिसे हम कहते हैं एम्फैटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। जब आप इसे डिस्कस करेंगे तो आप वाकई बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ इस बात का याद नहीं रखना है कि सेल्फ और सेल्स भी है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एम्फैटिक प्रोनाउंस में, इंटेंसिव प्रोनाउंस, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस को। जो एम्फैटिक प्रोनाउन है इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउंस। इसे हम एम्फैटिक बोलें या हम इसे इंटेंसिव प्रोनाउन बोलें, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल भी आता है। अच्छा, वो मेरे दिमाग में आ गया कि वो एम्फैटिक या इंटेंसिव। याद रखिएगा ग्रामर के अंदर जिस तरीके से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों सेम चीज़ें हैं ना, इसी तरीके से एम्फैटिक इंटेंसिव प्रोनाउन दोनों सेम है। तो आपको जो है ना, अगर ग्रामर में से कोई सेकंड नाम है तो वो भी साथ में याद रखना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। अच्छा, अब हमारे पास एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किस लिए किए जाते हैं। देखिए, इंटेंस का मतलब क्या होता है, शिद्दत। तो इसी तरीके से, और एम्फैटिक वर्ड जो है मिला है एम्फसिस से। इसका मतलब क्या है कि जब हमें किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर देना होता है तो हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन। इवन ये होता जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस कैसे है, अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। व्हेन इट इज़ यूज, कब यूज़ किया जाता है, व्हेन इट इज़ यूज फॉर द सेक, व्हेन इट इज़ used for the sake of emphasis। ठीक है, यानी किसी चीज़ में इंटेंस पैदा करने के लिए, उसमें शिद्दत पैदा करने के लिए जो है वो हम एम्फैटिक प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें इसका पता कैसे चलेगा, अब इसका पता इसलिए इस तरीके से चलेगा कि ये जो है हमेशा अपने प्रोनाउंस के, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ में यूज़ किया जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा एंड में यूज़ किया जाता है। बिकॉज हमने कहा कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सेम बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेंटेंस है, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, he did it himself। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो जुमले हैं। ठीक है, अब दोनों के अंदर हमारे पास जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वो प्रोनाउन कौन सा है, हिमसेल्फ एंड हिमसेल्फ। अब डिफरेंस कैसे पता लगेगा हमें कौन सा एम्फैटिक प्रोनाउन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो बड़ा आसान है देखिए इनका डिफरेंस निकालना। जो एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है हमेशा सब्जेक्ट के पास में इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा एंड में यानी सब्जेक्ट से दूर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें हमने कोई इंटेंसिटी पैदा नहीं करनी होती है। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये हमारे पास एम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है, बिकॉज सब्जेक्ट के पास इस्तेमाल किया गया है। और इस केस के अंदर ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बिकॉज ये सब्जेक्ट से
दूर इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट से दूर इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो हमारे पास सब्जेक्ट के करीब होगा उसे हम कहेंगे एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, इसके आखिर में भी सेल्फ आता है, इसके आखिर में भी सेल्फ आता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी ओनली सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन काफ़ी नहीं है कि कहाँ पे सेल्फ आना है या कहाँ पे सेल्फ जाना है, इसके साथ साथ इन सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो इस केस के अंदर मोस्टली बच्चे इसको भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करके आ जाते हैं, इसको भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारे पास एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन है और ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड ऑफ द लेक्चर हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको जो है वो क्लियर होता रहे। तो ये हमारे पास दो और टाइप्स हमने पढ़ ली, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है और रिफ्लेक्ट बैक होकर सब्जेक्ट के पास आ जाता है वर्ब, यानी जिस पर काम हो रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, बंदे सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, उस केस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। और एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम होते हैं, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये सब्जेक्ट के पास इस्तेमाल होते हैं और ये सब्जेक्ट से दूर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम थोड़ा सा इसका एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से प्रोनाउन सब्जेक्टिव है, कौन से ऑब्जेक्टिव है, कौन से पजेसिव है और कौन से रिफ्लेक्सिव है। वैसे तो हमने सारे डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ होगा तो हम बहुत ज़्यादा इजीली अपना काम कर पाएंगे। ये चार्ट जो है वो आप लोग भी अपने नोटबुक में बनाइएगा और इसको बहुत अच्छे से याद भी करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन का चार्ट। ठीक, सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, लेकिन आप अपने कॉपी में कंप्लीट लिखिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकेंड वन हमारे पास है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पजेसिव प्रोनाउन और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। याद रहेगा रिफ्लेक्सिव भी यही है और इंटेंसिव भी यही है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो है वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, यानी फर्स्ट वर्ड के अंदर हमें कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया जाता है और उसके एंड में हमें उसका रिफ्लेक्सिव लगाना होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको इन सब के जो है वो केसेस याद रखने, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा किसका पजेसिव प्रोनाउन है और किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है। ठीक है, चलें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिख लेते हैं। हमारे पास जो पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो कौन सा है, ही। सेकंड हमारे पास कौन सा है, शी। थर्ड कौन सा है, इट, आई, वी, यू और एंड में हमारे पास क्या है, दे। ठीक है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बेसिक सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो कौन सा होता है, हिम। ठीक है, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है, हर। इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, इट। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है मी। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है यू और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है देम। ठीक है, सो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट, आई का मी, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू है एंड दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके जब हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया है तो अब डिस्कस करते हैं हम इसके पजेसिव प्रोनाउन। ही का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो हो जाता है हिज। ठीक है, और शी का पजेसिव प्रोनाउन है हर्स। इट का पजेसिव प्रोनाउन हमारे पास हो जाता है इट्स। आई का हो जाता है माइन। वी का हो जाता है अर्स। यू का हो जाता है यूअर्स और दे का हो जाता है देयर्स। तो ये हमारे पास है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है,
ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, आई का माइंड, वी का अर्स, यू का योर्स एंड दे का देयर्स। ये पजेसिव प्रोनाउन है हमारे पास। याद रखिएगा जो हमारे पास जिसके एंड में एस होता है ना वो मोस्टली पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे माइंड का समटाइम बच्चे समझते हैं कि माय, माय भी इसका पजेसिव प्रोनाउन है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, माय एक और चीज़ है और ये जो है वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको इस लेक्चर में बता देती बट आप कंफ्यूज जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा बता दूं, वो इसके एडजेक्टिव केस के अंदर आता है। जब हम एडजेक्टिव को, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ेंगे ना तो आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करिएगा दिमाग में, थोड़ा सा मैं उस वक्त बता भी दूंगी आपको, फिर आपको पजेसिव प्रोनाउन में, पजेसिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये माय जो है वो समटाइम्स हमारे पास होता भी है लेकिन मोस्टली हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन के अंदर नहीं आता। हर जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसी तरीके से उसे हर्ष ही जब होगा तब ही वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। अगर वो हर्ष नहीं है उसे हम पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। तो अब हम इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होता है हिमसेल्फ। शी का जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव वो होता है हरसेल्फ। इट का हो जाता है इटसेल्फ। आई का हो जाता है माई सेल्फ। वी का हो जाता है आवर सेल्व्स। यू का होगा यूर सेल्व्स। दे का हो जाएगा देम सेल्व्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का यूर सेल्फ एंड दे का देम सेल्फ। तो ये चार्ट है, ये आपको हर सूरत में याद करना है बिकॉज इसको अगर आप याद करेंगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज क्लियर होंगे, लेकिन अगर इसको आप इग्नोर करेंगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज रह जाएंगे। तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउंस को क्लियर किया है और जो है वो चार्ट बनाया है अपनी चारों टाइप्स की प्रोनाउंस का। होपफुली कि यहाँ तक अब आपको क्लियर है। चले अब आगे चलते हैं और आगे टाइप जो है वो काइंड से प्रोनाउन की वो डिस्कस कर लेते हैं। अगली टाइप है हमारे पास, वो कौन सी टाइप है, वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब जो हमने ये सारी टाइप डिस्कस की है उसके बाद जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप हमारे पास कौन सी है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बहुत सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो हमारे पास जो अगली टाइप है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि ग्रामर के अंदर हर चीज़ का नाम उसका जो है वो डेफिनेशन जाहिर कर देती है। डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जाहिर करना। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हमारे पास किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट सम नाउन्स गोइंग बिफोर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट सम नाउन, किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जिस नाउन को ये डेमोस्ट्रेट करते हैं उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउंस इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर मोस्टली यूज होते हैं हमारे पास दिस, डैट, ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की दिस, डैट, दीज, दोज, और मोस्टली बच्चे ये समझते हैं कि नहीं बस यही है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं एज लाइक वन, वंस, नन, सच। ठीक, लेकिन बेसिक लेवल के अंदर हमें सिर्फ ये चार ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चार ही है, इसके अलावा भी हमारे पास वन, वंस, सच, नन, इस तरीके से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और भी होते हैं। ठीक है, सो डेमोस्ट्रेटिव हमारे पास कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जो चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन को। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर देखें कि ये जो दिस वर्ड है डेमोस्ट्रेट कर रहा है किसको, एक नाउन को, और वो नाउन कौन सा है, वो नाउन है बुक। दिस इज माई बुक, तो ये हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है बिकॉज ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है एक नाउन को। अच्छा, इसको प्रोनाउन क्यों कहा जाता है,
देखिए हमने कहा था कि जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करता है, ठीक, सिर्फ ये नहीं कि उसकी जगह पर इस्तेमाल हो, उसके साथ किसी भी तरीके से लिंक हो, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको पॉइंट आउट करे, उनको मिलाएं। तो इस तरीके के जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक। तो इसी तरीके से इससे भी हम एक प्रोनाउन कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये डेमोस्ट्रेट करता है एक नाउन को। अब थोड़े से हम इसके यूज़ क्लियर कर लेते हैं कि दिस कहाँ पे लगता है, डैट कहाँ पे लगता है, दिस कहाँ पे लगता है और दोस्त कहाँ पे लगता है। जो दिस है वो हमारे पास सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, एज वेल एज जो डैट है वो भी हमारे पास सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सिंगुलर चीज़ जो हमारे पास हो उसके लिए हमने दिस लगाना है, एंड सिंगुलर चीज़ जो हमसे दूर हो उसके लिए हमने डैट लगाना है, ठीक है। एज लाइक जिसे हम टच कर सकते हैं, इतनी करीब है कि हमारे टच में है या बिल्कुल हम उसे क्लियरली देख सकते हैं, तो उसके लिए दिस लगाएंगे। वो चीज़ जो हम टच नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा हमसे दूर है, फासले पर है, तो उसके लिए हम डैट लगाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास है दीज एंड दोज। दीज हमारे पास तब लगेगा जब हमारे पास प्लूरल चीज़ें होंगी, एज वेल एज दोज भी हमारे पास तब लगेगा जब हमारे पास प्लूरल चीज़ें होंगी। फिर डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस वही है जो दिस और डैट में है। जो चीज़ें हमारे पास पास हैं, ठीक है, यानी प्लूरल में भी हैं और पास में भी है, उसके लिए हमने दिस लगाना है। और जो चीज़ें हमसे दूर हैं और प्लूरल में है उसके लिए हमने दोस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास यहाँ पर एक मार्कर है, ठीक है, सो मैं वैसे बोलूँगी दिस इज़ अ मार्कर, ठीक है, मेरे टच में है और एक है तो इसमें मैं बोलूँगी दिस इज़ अ मार्कर। लेकिन अगर ये मेरे पास एक के बजाय प्लूरल हो, यानी दो या तीन हो, ठीक है, तो अब इसे दिस इज़ अ मार्कर नहीं बोलूँगी, अब मैं बोलूँगी इसे दीज आर मार्कर्स, यानी ये अब ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर ये मार्कर दूर है मुझसे तो मैं बोलूँगी दोज आर मार्कर्स। और अगर ये एक मार्कर है और मुझसे दूर है तो मैं बोलूँगी डैट इज़ अ मार्कर। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन को भी शो करते हैं, एज वेल एज प्लूरल नाउन्स को भी शो कर रहे होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करना, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद जो अगली टाइप है वो है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट, ठीक है, अब ये भी जो है वो क्लियर कर रहा है अपने काम को, यानी यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी नाउन के बारे में। जिस भी नाउन के बारे में बताएगा ये इनडेफिनेट वैल्यू बताएगा। अब किस तरीके से? दिस नाउन रिफर टू द पर्सन, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। दिस नाउन्स रिफर to the person or things in a general way. Person or things in a general way, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यानी इसमें कोई डेफिनेट चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे कि इसके बारे में बात हो रही है। ऐसा कि अगर मैं आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का बोला तो मैंने कहा दिस इज़ माई मार्कर, यानी मैं एक डेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, एक डेफिनेटली एक वैल्यू दे रही हूँ। लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउंस में क्या होता है कि सब चीज़ों के बारे में, यानी कॉमन थिंग्स या नॉन कॉमन थिंग्स हैं, उनके बारे में एक जनरल बात की जा रही होती है। किसी को कोई स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे को रिफ़र नहीं करना या किसी थिंग को रिफ़र नहीं करना, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, जो डेफिनेट भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है, जिस जनरल में सबके बारे में बात हो रही है उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह है जहाँ पे आग लग गई है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम बोलें कि अगर कहा जाए आल आर सेव, ठीक है, आल वर सेव्ड, यानी सबको बचा लिया गया। अब सब में हमने कोई डेफिनेट बंदे की बात नहीं की है कि फ़लाँ को बचा लिया गया या फ़लाँ चीज़ बचा ली गई, यानी जनरल में हमने सबके बारे में बात कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से नन ऑफ योर स्टोरीज इज़ फेमस, एक बंदा है, एक स्टोरी राइटर है, ठीक है, नन ऑफ योर स्टोरीज आर फेमस, आपकी कोई भी कहानियाँ जो हैं वो फेमस नहीं है। यानी अब जो है हमने कॉमनली सब स्टोरीज़ की बात कर ली है, ठीक है, हम किसी को स्पेसिफिक या जनरल बात नहीं कर रहे, एक आम बात करेंगे, ठीक है, जनरल बात करेंगे, आम बात करेंगे, किसी को कोई स्पेसिफिक बात किसी के बारे में हमने नहीं करनी। नॉन स्पेसिफिक हो और डेफिनेट जब पर्सन के बारे में नहीं बात करेंगे तो उसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं, ठीक है।
अब हमारे पास कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं एनी, वन, नन, दे भी आ जाते हैं, बिकॉज दे के अंदर हम नॉन स्पेसिफिक बात कर रहे थे, किसी स्पेसिफिक पीपल की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। ऑल, सम, समबडी, nobody, few, many, others, other, anybody, anyone, everyone, ठीक है। इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हमारे पास होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये मैंने इतने सारे आपको एग्जांपल्स इसलिए लिखवाई हैं तो क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। आप इसकी सबकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो सेंटेंस में मैंने जस्ट ऑल और नन का इस्तेमाल किया था, तो कहीं आप ये ना समझे कि जस्ट ऑल एंड नन है। नॉन स्पेसिफिक यानी किसी भी पर्सन के बारे में बता रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे, तो वो सारे के सारे हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आएंगे। इवन मैंने दे भी लिखा है, बिकॉज दे का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी डेफिनेट पर्सन की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। इनडेफिनेट पीपल्स यानी कॉमन में, वहाँ पे जनरल में सबकी बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो दे है वो भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर आता है। इस तरीके से सम ऑफ देम आर गुड स्टूडेंट्स, तो सम मतलब यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स की जनरल में बात की है, किसी की स्पेसिफिक बात नहीं की है। समबडी यानी कोई, ठीक है, यानी यहाँ पे भी हमने कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन को जाहिर नहीं किया है। तो ये जो थे हमारे पास ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि जर्नल में सबके बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते। ऊपर हमने डिस्कस किया है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को, यानी वो जो चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टेड प्रोनाउन हमारे पास है जो कि है रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारे रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है, लेकिन काम कुछ ऐसे ही करता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ की हेडिंग, हर चीज़ का नाम उसका काम क्लियर कर देता है, ठीक है। यानी इनका जो नाम है इनके काम की पहचान है, सही है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास इस तरीके के प्रोनाउन होते हैं जो रिलेट करते हैं दो चीज़ों को, नाउन को या प्रोनाउन को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ काम इनका कंजक्शंस वाला भी है लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस भी है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूँ आप लोगों को, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, देन हम थोड़ा सा इसकी एग्जाम्पल्स पर गौर करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है? अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू सम नाउन, रिलेट्स टू सम नाउन और other pronoun going before in this sentence, ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को डिस्कस करना या फिर वो उस प्रोनाउन को डिस्कस करना, तो वो हमारे पास क्या, कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यकीनन मैंने कहा है आपको, जब ऐसे समझ में नहीं आए तो हम किसकी मदद लेते हैं? एग्जाम्पल्स की मदद लेते हैं, ठीक है। अब देखें, याद रखें, जैसा मैंने कहा कि ये जो है वो एक सेंटेंस को एक क्लॉज के साथ दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम भी करते हैं। अब कैसे? अब ऐसे द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? एक नाउन है, स्टूडेंट्स। हु वर्क हार्ड always succeed, always succeed, ठीक है। अब देखें, आप गैस कर सकते हैं इसका रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हो सकता है? द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज सक्सीड, ऐसे स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं वो हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। इसके अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास कौन सा है? हु है, ठीक है। यानी ये डायरेक्टली जो है वो इससे रिलेट है, एक नाउन के साथ ये
रिलेट है। किसकी बात करें? द स्टूडेंट्स हु, ऐसे स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं, ठीक है। यानी ये एक नाउन को जो है वो रिफ़र कर रहा है, एक नाउन की बात कर रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरीके से अगला जुमला हमारे पास है द ग्राउंड विच वी डिग, ठीक है। ऐसा ग्राउंड जिसे वो हमने खोदा विल बेयर अ फाइन क्रॉप, विल बेयर अ फाइन क्रॉप। अब इस सेंटेंस के अंदर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या आप गेस कर सकते हैं? जी, इसके अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वो हमारे पास क्या है? विच, वो ग्राउंड जिससे, ठीक है। यानी ये जो विच वर्ड है ये भी एक नाउन को रिफर कर रहा है, डायरेक्टली नाउन नहीं इस्तेमाल हुआ, नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। द ग्राउंड विच वी डिग विल बेयर अ फाइन क्रॉप। तो ये थे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से और वर्ड्स आते हैं? जितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन हमने डिस्कस कर लिया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, वो टाइप कौन सी है? डैट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अगली टाइप है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब जैसे बाकियों का नाम बता दिया कि बाकियों के नाम ने कि किस जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास इसका नाम भी बता रहा है मोस्टली हमें कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हमारे पास इस तरीके से प्रोनाउंस होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ वन विच आस्क क्वेश्चन। जब किसी भी नाउन के बारे में हम सवाल करते हैं, किसी भी नाउन के बारे में कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं, तो उसके लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, और इसके अंदर भी मोस्टली क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हु स्पोक, यानी कौन बोला। तो हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? यानी हम उस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि जिस पर्सन ने बोला, यानी जिसने ये वर्ब ये एक्शन परफॉर्म किया है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ड है हुज इज़ डैट बुक। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, वो कौन सी है? हुज इज़ डैट बुक, यानी ये बुक जो है वो किसकी है। यानी यहाँ पर भी हम किसी नाउन को रिफ़र करके नाउन के बारे में पूछ रहे हैं कि यानी ये जो चीज़ है इसका ताल्लुक किस पर्सन से है, किसकी है ये बुक। तो इस तरीके से जितने भी प्रोनाउंस हमारे पास आते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी चीज़ के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा परेशान ये होंगे कि इसके अंदर भी मैंने कहा है कि क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं मोस्टली, और इसके अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, फिर डिफरेंस कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो है वो किस बारे में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए वो हमें इस तरीके से पता लगेगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेट कर रहा होगा नाउन को, और मोस्टली जो है ये इन द मिड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, ठीक है। सम केसेस के अंदर हमें ये बाहर नज़र आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमनली हमें ये कहाँ नज़र आता है? इन द मिड ऑफ अ सेंटेंस। इसी तरीके से हमारे पास जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो हमेशा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे हाँ जी रिलेट किया जा रहा है, ये इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है इस नाउन को, ठीक है। तो जहाँ पर ये रिलेट करे, ये पॉइंट आउट करे नाउन को, वहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जहाँ पर ये सवाल पूछे उस नाउन के बारे में, तो वहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? व्हाट, विच, ठीक है, होम, हु, हुज, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हमारे पास कौन से प्रोनाउन होते हैं? वो जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सो अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगली टाइप के बारे में पढ़ते हैं प्रोनाउंस की। अब जो अगली टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस की, वो हमारे पास कौन से प्रोनाउन है? वो है क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस को। क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस। क्या इसका नाम आपको बता रहा है कि इसका काम क्या होगा? हाँ जी, ये हमारे पास शो करेगा क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास जो है वो किसी भी नाउन की जो क्वांटिटी शो करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ डैट प्रोनाउन, वो प्रोनाउन सॉरी वो नाउन वहाँ पे मौजूद ना हो, फिर उसकी जगह पर उसकी क्वांटिटी बताई जाए, वो क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इस तरीके से वर्ड्स हों, जैसे कि हमारे पास आ गया है फ्यू, सम, ठीक है, इस तरीके के मतलब लिटिल, इस तरीके के जब वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, जब इस तरीके के वर्ड जो है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके लिए? टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी। ठीक है, उस नाउन की क्वांटिटी डिस्क्राइब करने के लिए जब इस तरीके के वर्ड वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल के अंदर क्या आता है? फॉर एग्जांपल इसके सेंटेंस के एग्जांपल के अंदर आएगा फ्यू वर कॉल्ड। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है। अब यहाँ पर देखें, डायरेक्टली नाउन इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि नाउन की क्वांटिटी बताई गई है बट क्लियर नहीं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर क्या कहा गया? फ्यू वर कॉल्ड। ठीक है, अब इसके अलावा इस तरीके से इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ सेंटेंस को, बट मैनी कैम टू पार्टी, बट मैनी कैम टू द पार्टी। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस है? दो वर्ड्स हैं, एक हमारे पास फ्यू है और दूसरा हमारे पास क्या है? मैनी है। ठीक है, यानी कुछ को हमने बुलाया था पार्टी में, लेकिन पार्टी के अंदर काफ़ी लोग आ गए। अब यहाँ पर जो है वो देखिए क्वांटिटी जाहिर की जा रही है, फ्यू भी क्वांटिटी जाहिर कर रहा है और मैनी भी क्वांटिटी जाहिर कर रहा है नाउन की, बट नाउन यहाँ पर एब्सेंस है, वहाँ पे नाउन नहीं होंगे। ठीक है, जहाँ पर हम क्वांटिटी जाहिर करेंगे प्रोनाउंस की, वहाँ पे जो रियल क्वांटिटी वाले प्रोनाउंस होंगे वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। तो इस तरीके के प्रोनाउंस को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस। अब इसके बाद जो अगली टाइप है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं। दोज प्रोनाउंस विच रिफर, दोज pronoun which refer to one person or one thing at a time, यानी एक ही वक्त में जब एक चीज़ को या एक पर्सन को जाहिर किया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन याद रहेगा हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब को ही लेते हैं। ठीक है, ये खुद बेशक पेयर के अंदर हो लेकिन ये खुद सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ड को ही लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी कौन कौन से एग्जांपल्स आती है इसके अंदर? ईच। ठीक है, ईच यानी हर कोई। इस वक्त ईच जब हम इस्तेमाल करते हैं यानी हम एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आइदर और नाइदर, ठीक है, वेदर, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स आते हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर। इसी तरीके से हमारे पास जो एवरीथिंग वर्ड है, एवरीथिंग प्रोनाउन है, वो भी इसके अंदर आएगा। लेकिन अगर ये एवरीथिंग्स होता ना, ठीक है, कभी भी एवरीथिंग्स पहले बात तो वर्ड होता ही नहीं है, तो इस तरीके से मतलब अगर ये प्लूरल हो तो यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसी तरीके से एवरीबडी यानी एक सिंगुलर पर्सन की बात की जा रही होगी। याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा वन पर्सन को और एक चीज़ को एक ही टाइम पे जाहिर करते हैं और इसके अंदर ईच, आइदर, नाइदर, वेदर इस तरीके के वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम किस तरीके से लेते हैं देखें। अगर हम बात करें एवरीबडी की और अगर आपको लग रहा हो कि एवरीबडी हम सिंगुलर की बात नहीं कर रहे, प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप मुझे उस सेंटेंस को कंप्लीट करके बताएंगे। ठीक है, एवरीबडी, फिर मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लिख देती हूँ। ठीक है, आगे मैं लिख देती हूँ सेंटेंस में एंजॉइंग द मैच।
एवरीबडी डैश इंजॉइंग द मैच। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस ब्लैंक के अंदर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, इस ब्लैंक के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इज। ठीक है, इज एम और आर में से क्या आएगा, इज आएगा। या यहाँ से यही भी क्लियर हो रहा है कि एवरीबडी भी हमारे पास क्या है, ये जो सिंगुलर है इसे हम प्लूरल नहीं कहते, हम कभी भी नहीं ये कहते एवरीबडी आर। तो इस बात का भी आपको अपने टेस्ट के दौरान ख्याल रखना है कि एवरीबडी इज होता है, एवरीबडी आर नहीं होता, इसलिए एवरीथिंग इज, एवरीथिंग आर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर के तौर पर ही यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके के प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसके बाद जो अगली टाइप है हमारे पास, वो टाइप कौन सी है, वो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। डेट इज कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसकी इफ वी एट एवर, ठीक है, सो और सो एवर, अगर यानी हम इस तरीके के वर्ड एवरी, सो एंड सो एवर, ठीक है, ऐड कर दे किसके अंदर, हु के अंदर, विच के साथ या व्हाट के साथ, इस तरीके के वर्ड्स के साथ हमें कौन से प्रोनाउंस मिल जाएंगे, विल गेट कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए किस तरीके से, अब ऐसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के अंदर क्या आता है, हु एवर। ठीक है, इसी तरीके से हुज एवर, इसी तरीके से हमारे पास वर्ड आ जाता है विच एवर। जो इस तरीके के वर्ड हो गए, व्हाट सो एवर, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड है हु सो एवर, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली में हु सो एवर है। तो ये हमारे पास कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर हम जो है वो 2-3 वर्ड्स को आपस में मिला लेते हैं। इसी तरीके से हमने कंपाउंड नाउन भी पढ़े थे, उसके अंदर हमने क्या किया था, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में कंपाइल करके एक नाउन बनाया था। इसी तरीके से इसके अंदर भी होता है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जो है वो आपस में मिलते हैं और एक प्रोनाउन फॉर्म कर लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, क्वांटिटेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो क्वांटिटी जाहिर करता है नाउन की, बट नाउन नहीं होता, नाउन की जगह पर वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ये एक पर्सन को या एक चीज़ को एक ही टाइप पर रिफर कर रहा होता है। उसके अंदर हमने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को, किस तरीके के वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। एंड वाला जो है वो हमारे पास रह गया है, जो लास्ट प्रोनाउन की टाइप है हमारे पास, वो क्या टाइप है, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अ प्रोनाउन डेट एक्सप्रेस, अ प्रोनाउन डेट एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ठीक है, यानी इसके अंदर हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो फीलिंग्स एक पर्सन के अंदर है वही फीलिंग जो है वो सामने वाले पर्सन के की भी जो है वो एक्सप्रेस की जा रही होती है। यानी अगर एक पर्सन एक चीज़ पसंद करता है तो दूसरा पर्सन भी जो उसे रिस्पॉन्स में सेम बात करता है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास कौन से प्रोनाउन होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल फीलिंग्स को, म्यूचुअल एक्शन को, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, ठीक है, ईच अदर के अलावा वन एंड अदर। अब ये दो सारे के सारे क्या शो कर रहे होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे होते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल के अंदर कैसे सेंटेंस कैसे आएगा इसकी एग्जांपल के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है अली एंड अहमद। यहाँ पर जो है वो 2 बॉयज़ का नाम है जो कि क्या है, अली एंड अहमद, रिस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर इसे आप एक्चुअल बोले या इसे आप फीलिंग बोले, दोनों के दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो यह हमारे पास किसके अंदर आएगा, हाँ जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की एक और एग्जांपल लें तो वो हमारे पास क्या आएगी, ऑल द मुस्लिम्स, ठीक है, मतलब जितने भी मुस्लिम्स हैं, सॉरी, लव वन अनदर,
ऑल द मुस्लिम्स लव वन एंड अदर, तमाम मुसलमान जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। यानी ये जो है वो एक म्यूचुअल फीलिंग है जो हम सब आपस में शो कर रहे होते हैं। वॉज माई सिंपल लेक्चर अबाउट नाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंस्टेड ऑफ डैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।